थॉट एंड टेप की जो पॉडकास्ट की सीरीज़ है वो कंटिन्यूज़ है और आज हमारे साथ एक और बहुत ही इंडस्ट्री के एक्सपर्ट लीडिंग पोजीशन के एक्सपीरियंस के साथ सऊद शाहिद साहब मौजूद हैं। सऊद शाहिद साहब जो है वो बैंकिंग सेक्टर में मल्टीपल लीडिंग पोजीशन होल्ड कर चुके हैं और मीज़ान बैंक, हबीब बैंक एंड अल-फलाह बैंक और इसके अलावा दीगर बैंकिंग इंस्टीट्यूशन इंक्लूडिंग कन्वेंशनल एंड इस्लामिक बैंकिंग बोथ सेक्टर आपका बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है। सऊद साहब, बैंकिंग पाकिस्तान का एक की बल्कि इंटीग्रल सेक्टर है जिसमें इंक्लूडिंग द पेमेंट गेटवे से लेकर इंटरनेशनल फंडिंग और सारी चीज़ें मेंटेन होती हैं, मैनेज होती हैं। बैंकिंग का एक इकोनॉमिक में बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है, एग्जैक्टली बल्कि अगर हम इसको कहें तो जीडीपी में बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। तो पाकिस्तान के अंदर बैंकिंग सेक्टर इंटरनेशनली किस तरह सपोर्ट करता है इकोनॉमिक को और ये कितना इम्पॉर्टेंट है, ज़रा इस पे हाईलाइट कीजिएगा, फिर हम इसको आगे से देखते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर योर इंट्रो अबाउट माई सेल्फ। थैंक यू वेरी मच, आप बहुत ज़्यादा कुछ कह गए। मैं इतना कोई एक्सपर्ट नहीं हूँ, बट विद इन माई हम्बल कैपेसिटी वाइल कि मैं इंडस्ट्री में पिछले कोई 2 डिकेड से हूँ फॉर बैंकिंग सेक्टर। मेजरली मेरे बैंक इस्लामिक बैंक्स ही रहे, लेकिन ऑब्वियसली कन्वेंशनल बैंक्स के लिए भी हम सब अबिट किया हमने इन अ शॉर्ट टाइम। सो उसके अंदर अगर आप बात करते हैं कि बैंकिंग का रोल इकोनॉमी में क्या है, तो किसी भी कंट्री में और ख़ासकर डेवलपिंग कंट्री में बैंकिंग सेक्टर या फाइनेंसिंग इंस्टीट्यूशंस का रोल बहुत अहम होता है। क्योंकि जितने भी आपके इंस्टीट्यूशंस होते हैं या इंडस्ट्री आपकी होती है, ख़ासकर मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है या आपकी कोई सर्विस इंडस्ट्रीज़ है, उनको अपनी वर्किंग कैपिटल के लिए, अपने पेरोल के लिए, अपनी फर्दर ग्रोथ के लिए, अपनी इंडस्ट्री को एक फैक्ट्री से दूसरी फैक्ट्री बनाने के लिए उनको फंड्स की ज़रूरत होती है। तो बैंकिंग सेटअप इज़ वन ऑफ द सोर्स जहाँ से आपको अच्छे रेट्स पे या आपकी जो भी रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से आपको फाइनेंसिंग मिल जाती है, जिससे आप अपनी ग्रोथ जो उनसे हैं वो करते हैं, अपनी फैक्ट्री लगाते हैं, उससे लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलती है, उससे मुल्क में जीडीपी इंक्रीज़ होता है। उसी प्रोडक्शन से, जैसे वी आर नोन इन टेक्सटाइल, तो एक टेक्सटाइल की इंडस्ट्री बैंक से पैसे लेके एक और टेक्सटाइल की इंडस्ट्री लगाती है, उससे प्रोडक्शन बढ़ती है, एम्प्लॉयमेंट आती है। सो बहुत अहम रोल होता है बैंकिंग इंडस्ट्री का। और ख़ासकर अगर जो बड़ा हाई रजीम पाकिस्तान जैसे मुल्क में और थर्ड वर्ल्ड कंट्री के अंदर, जहाँ बैंकिंग का पर्पज़ सिर्फ पैसे रखना और पैसे देना नहीं होता, उसके अगेंस्ट रिटर्न्स देना, यानी जो हम लोग उसको प्रॉफिट या कन्वेंशनल बैंक में जिसको इंटरेस्ट कहते हैं वो देने का है, और एक बहुत एक ज़रिया होता है इन्वेस्टमेंट का। और इस रजीम के अंदर जहाँ पे पिछले 5-7 साल से पाकिस्तान में एक डिफरेंट इकनॉमिक क्रंच भी चल रहा है, आपके पास इन्फ्लेशन भी है, आपके पास आपका फॉरेन रिजर्व बहुत डिप्लीट हो रहा है, आपने इंटरनेशनल मार्केट्स के पैसे बहुत ज़्यादा देने हैं, तो उन सूरत हाल के अंदर बैंक्स का जो वेरी हाई डिस्काउंट रेट है कि हम ऑलमोस्ट दुनिया के तीसरे चौथे नंबर पे होंगे, जिनका 20% का पीआर या ऑलमोस्ट 19.5 चल रहा है एट द मोमेंट, तो उससे जो डिपॉजिटर है उसको बड़ा हाई रिटर्न मिल रहा है। तो एक बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट सेक्टर भी बना हुआ है कि जिससे आपको इन्वेस्टमेंट करके अपने पैसे बैंकों के पास रखवा के बड़े हाई रिटर्न्स बनते हैं। तो बैंकिंग सेक्टर इज़ अ बैकबोन फॉर एनी कंट्री, फॉर किसी भी कंट्री के जो सेंट्रल बैंक्स होते हैं या रिजर्व बैंक्स होते हैं, उनकी पॉलिसीज़ और उनके साथ जो जुड़े हुए बैंक्स हैं, जो कमर्शियल बैंक्स हैं, चाहे माइक्रो बैंक हैं या फुल फ्लेज कमर्शियल बैंक हैं, उनका इकोनॉमी में बड़ा अहम रोल होता है किसी भी इंसान की ग्रोथ के लिए, चाहे उसने पर्सनल कोई गाड़ी घर लेना है या जो हमने इंडस्ट्री की मिसाल दी उसके लिए। तो बैंकिंग सेक्टर इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एनी कंट्री। दैट्स वेरी नाइस। आपने बहुत अच्छे से ब्रीफली बैंकिंग सेक्टर को हाईलाइट किया, बट आई गॉट द पॉइंट कि एज यू मेंशन के बैंकिंग सेक्टर का सिर्फ ये काम नहीं है कि पैसे रखना लाइक डिपॉजिट्स और पैसे देना लाइक फाइनेंसेस। इसके अलावा आपने हाईलाइट किया कि एक इन्वेस्टमेंट सेक्टर बन गया बिकॉज ऑफ हाई रिटर्न्स एंड हाई रेट्स। तो ऐसी सिचुएशन में जहाँ पे सेंट्रल बैंक और रिज़र्व बैंक अपना कंट्रीब्यूशन जितना भी बनता है वो दे रहे हैं, क्या ये ऐसा नहीं है कि अपने एक्चुअल रोल से ये हट रहे हैं? इट्स सॉर्ट ऑफ लाइक दिस बिकॉज बैंकिंग का एक इतना ज़्यादा फ्लो है सिस्टम में, शायद वो रिक्वायरमेंट इतनी है या शायद वो कम है, आई डोंट नो, आप बेहतर बता सकते हैं कि सिस्टम में बैंकिंग और जो फाइनेंशियल इनफ्लो है, चाहे वो कर्ज़ों की सूरत में हो चाहे वो इन्वेस्टमेंट की सूरत में हो, इनको हैंडल करना तो बैंकिंग का ही काम है ना। यू आर वेरी राइट। हम ये तो नहीं कह सकते एग्जैक्टली कि वो अपने जो प्रिंसिपल रोल है उससे डेविएट कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं कह सकते। बट जैसे मैंने अर्लियर कहा कि जब आप लीस्ट डेवलपमेंट कंट्रीज़ में होते हैं लाइक पाकिस्तान, आपके पास
इन्वेस्टमेंट्स के सोर्सेज कोई बहुत ज़्यादा नहीं होते, या जहाँ पे पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं होती, तो ऐसे कंट्रीज़ में आप किसी भी चीज़ में इन्वेस्ट करते हुए आपको एक रिस्क फील होता है। तो एवरीवन वांट्स टू गो वेयर जहाँ पे आपको कोई लेस रिस्क लेके रिटर्न्स अच्छे मिल रहे हैं। तो ओवर द लास्ट 2-3 ईयर्स जो हमने बात किया कि पॉलिसी रेट्स के अंदर एक बहुत हाई शिफ्ट आया कि 7% से उठ के ये 22% पे गया, खासकर कोविड और पोस्ट कोविड में। तो आपके पास उसका एक इम्पैक्ट इंडस्ट्री में बहुत आया, पॉलिटिकल नॉन स्टेबिलिटी की वजह से, या इन्फ्लेशन की वजह से, इलेक्ट्रिसिटी महंगी होने की वजह से, या आपकी जितने इन्वेस्टमेंट वेन्यूज़ हैं अगर हम उनको गिने तो वी कैन काउंट ऑन द फिंगर्स कि आप कमोडिटी साइड पे जा सकते हैं, आप रियल स्टेट में जा सकते हैं, आप स्टॉक मार्केट में जा सकते हैं, आप डॉलर में जा सकते हैं। तो आप इन सारे सेक्टर्स का जिनका मैंने नाम लिया, तो अगर अब मैं राइट अवे जहां हम बैठे हुए हैं तो इन सब के अंदर एक मेक शिफ्ट आ गया कि रियल स्टेट जो बहुत एक बूमिंग इंडस्ट्री थी वो एक डिप्लीटिंग इंडस्ट्री हो गई। लास्ट साल 1.5 साल से लोगों को बड़े लॉसेस आए उसके अंदर। स्टॉक मार्केट करते हैं तो स्टॉक मार्केट फंडामेंटली जहां है वहां होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए, ये एक और डिबेट है। बट एक बलून है जो किसी टाइम भी फट सकता है, तो लोगों को एक उस पर भी एक आपको पता है कि स्पेकुलेशन रहती है कि एट एनी टाइम। डॉलर जो सा है वो आपने मेक शिफ्ट प्लान के तहत उसको स्ट्रिक्टली कहीं पर रोका हुआ है। एवरीवन सेज इट मस्ट बी अराउंड अ बिगर नंबर, लेकिन आपने कहीं रोका हुआ है तो उस पर भी एक रिस्क खड़ा रहता है। सो द पॉइंट इज दैट कि जब आप इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं तो बैंकिंग सेक्टर जहां लोगों को फाइनेंसिंग देता है वहां डिपॉजिट को रख के रिटर्न देना, हम ये नहीं कह सकते कि वो एथिकली गलत है, इट्स एथिकली पार्ट ऑफ इट, बट समहाउ यू कैन राइट कि आप शायद अपना फोकस जो बहुत ज़्यादा आप लोगों को पैसे दे के एक्चुअल रोल जो उसमें आप इंडस्ट्री को और फ्लरिश करा सकते हो, आप ज़रा थोड़ा सा हम ये कह सकते हैं कि कंजर्वेटिव हो गए कि हम फाइनेंसिंग साइड पे जाके कि हम लोगों को लॉसेस ना हो जाएं, हमारे नॉन परफॉर्मिंग लोन्स ना हो सके खड़े हो जाएं, इंडस्ट्री थोड़ी सी चैलेंजेस पे है, तो ये ना हो कि हम किसी इंडस्ट्री को पैसे दें और हमें रिटर्न ना मिले। ठीक है, उस साइड पे बैंक का डिफेंसिव होना समहाउ जिम्मेदारी भी है, क्योंकि दिस इज़ अ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एनी बैंकर कि मैं अगर आपसे 10 मिलियन रुपीज़ लेता हूँ और वो 10 मिलियन रुपीज़ मैंने किसी को देने हैं और उससे रिटर्न लेके आप में और अपने दरमियान उसके प्रॉफिट को शेयर करना है, तो दिस इज़ माई रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आपका वो 10 मिलियन या उस 10 मिलियन में से 2 मिलियन कहीं लॉस में ना चला जाए, ताकि वो नुकसान आगे मैं अपने डिपॉजिटर को भी नेगेटिव में पास ना करूं और अपने स्पॉन्सर्स या अपनी बुक्स को भी फ्लरिश कर सकूं। तो दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि जब ऐसे हाई रिजीम्स होती हैं वहाँ पे बैंक्स देने में ज़रा थोड़ा सा ख्याल करते हैं कि फाइनेंसिंग करते वक्त हम लोग ज़रा इस चीज़ को इंश्योर कर लें कि हमारे रिटर्न्स जो उनसे हैं या जो हमारे प्रिंसिपल्स हैं और विद प्रॉफिट्स हैं जो ओवर द पीरियड हमने उनसे लेने हैं वो हमें मिल जाएं। तो ज़्यादा शिफ्ट आपका डिपॉजिट साइड पे मसल ज़्यादा लगते हैं और रादर देन आप फाइनेंसिंग करें, तो इट्स अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ द बिजनेस जो किसी ना किसी टाइमलाइंस पे आता रहता है। ओके, यू मेंशन पॉलिसी रेट, थोड़ा ब्रीफली बताइएगा पॉलिसी रेट, डिस्काउंट रेट एंड काइबोर एंड लाइबोर, इसमें क्या डिफरेंस है और ये क्या इसका रोल क्या है, थोड़ा सा बताइएगा। अच्छा, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि इसको जानना कि देखिए पॉलिसी रेट एक ऐसा रेट होता है जो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ओवर द पीरियड अनाउंस करता रहता है और वो उसकी एक प्रोडिकल अनाउंसमेंट आती है कि दिस इज़ वन ऑफ द रेट दैट कैन बी अ बेस रेट। फ्लक्चुएशन उसका बेस रेट आ जाता है कि दिस इज़ अ बेस, जैसे राइट अवे इट्स 19.5 और मेरा ख्याल है 12th को या 14th को अगली मॉनेटरी पॉलिसी भी है, MP भी है, उसमें फर्दर अनाउंस हो जाएगा। और जस्ट फॉर द आइडिया फॉर योर पीपल, एट द मोमेंट जो ट्रेड गुरु जो आपके गुरुज हैं, दे आर ऑफ द व्यू कि प्रॉबली ये शायद और कोई 2% का कट या 1% का कट और लग जाएगा, क्योंकि दैट इज़ अ वेरी हाई डिफरेंस बिटवीन इन्फ्लेशन, क्योंकि इन्फ्लेशन थोड़ी ड्रॉप हुई है तो फंडामेंटली इन्फ्लेशन और आपके पॉलिसी रेट के दरमियान एक थोड़ा रीजनेबल गैप होना चाहिए, इस टाइम वेरी हाई। सो दैट्स वाई वी आर थिंकिंग के, और वैसे भी दुनिया के ग्लोब से जैसे मैंने पहले भी कहा हम बहुत हाई डिस्काउंट रेट पे खड़े हैं और इंडस्ट्री इज़ फेसिंग अ सीरियस चैलेंज बिकॉज के उनकी जितनी भी लिक्विडिटी की रिक्वायरमेंट है वो बहुत हाई इंटरेस्ट रेट्स पे पूरी हो रही है। सो उसके फिर लॉसेस भी खड़े हो जाएं तो बैंक्स के लिए भी चैलेंजेस है जो हमने बात की। तो द पॉइंट इज़ दैट कि जब हम इसकी बात करते हैं तो पॉलिसी रेट जो सा है वो इज़ द रेट, दिस इज़ द बेस रेट, लेकिन उसके ऊपर जितने डेज़ के लिए आप लेट्स सपोज कोई फाइनेंसिंग आप 1 मंथ के लिए कर रहे हैं तो उसमें काइबोर उतना ऐड हो जाएगा जो स्टेट बैंक डेली बेसिस पे रियल टाइम उस रेट को अनाउंस कर रहा होता है। और ये काइबोर या पॉलिसी रेट जो सा है वो जो जितने भी टॉप बैंक्स हैं उनकी एवरेज फाइनेंसिंग की रेट से एवरेज आउट करके फिर स्टेट बैंक अनाउंस करता है, जो एक बेस रेट होता है किसी भी फाइनेंसिंग के लिए या कल को अगर हमने कोई लायबिलिटीज़ अपने पास की हैं तो उसके रिटर्न्स देने के लिए। जो आपने पॉलिसी रेट अभी आपने बताया, ठीक है, वेरी राइट। फिर डिस्काउंट रेट, एक्चुअली व्हाट आई वांट टू नो है कि
जो इन्वेस्टमेंट के ऊपर प्रॉफिट रेट है या जो इंटरेस्ट रेट है वो इससे किस तरह डिफरेंट है? इट्स समथिंग अपार्ट फ्रॉम उसका कोई हिस्सा है? देखें, जो आपका पॉलिसी रेट है दैट इज़ अ बेस रेट, ओके। जिसको आप पॉलिसी रेट -1, पॉलिसी रेट -2, पॉलिसी रेट +2, तो वो आप जो सा है उसको बेस बना के आपके जितने भी आपके बोरोवर्स हैं उनसे आप borrowers, चार्ज okay. करते हैं अपने बोरोवर्स से एक रिटर्न। ठीक हो, इफ दे आर टेकिंग फॉर 1 मंथ तो देन पॉलिसी रेट या काइबोर 1 मंथ का लग जाएगा। इफ दे वांट टू टेक सम फाइनेंसिंग फॉर 90 days देन वी टेक फॉर द 90 days। इफ दे वांट टू हैव अ फाइनेंसिंग फॉर 180 days सो वी कैन गिव देम एक्चुअली ये रेट बोरोवर्स पे चार्ज होता है अगेंस्ट फाइनेंस। बोरोवर पे फिर उसी से जो हम लोग अर्न करते हैं वो जो एक पूल्स बनते हैं, जो एक प्रॉफिटेबिलिटी या इंटरेस्ट आपका उन तमाम अपनी बोरिंग से आप एज ए बैंक उसको अर्न करते हैं। तो एवरी मंथ आप अपने जो भी आपके डिपॉजिटर्स हैं उनसे वो आगे फिर आप उसको उस रेशो में जो भी वेटेजेस एग्रीड होती हैं वो शेयर करते हैं। सऊद साहब, मुझे एक और बिजनेस पर्सपेक्टिव से अगर हम थोड़ा बात करें, एज एन इकोनॉमिक एक्सपर्ट, एज एन ट्रेड एक्सपर्ट, बैंकिंग सेक्टर का बहुत बड़ा पार्ट होता है इसमें। तो पाकिस्तान में जो बैलेंस ऑफ ट्रेड है और जो डॉलर का एक फ्लैक्चुएटिंग रेट, उसका बढ़ना कम होना और उसकी अवेलेबिलिटी का ख़त्म हो जाना अचानक से, और फिर उसको फ्लैट रेट पे लॉक करना गवर्नमेंट का, एंड ऑल दिस थिंग्स, ये बड़ा इकोनॉमिक पे इसका इम्पैक्ट है, राइट? सप्लाई चेन पे, इंपोर्ट एक्सपोर्ट पे बड़ा इम्पैक्ट है। आई वांट योर ओपिनियन ओवर इट कि ये किस तरह से हो रहा है, इसको किस तरह से हैंडल किया जा रहा है, और उसके जो बिजनेस पे इम्पैक्ट है वो ज़रा हाईलाइट करें। डॉलर के बारे में जो स्पेकुलेशन है वो तो जब से पाकिस्तान बना ऐसे ही चला। डॉलर इज़ वन सोर्स ऑफ इन्वेस्टमेंट एज ए कंट्री, दैट शुड नॉट बी। लेकिन हमने डॉलर को हमेशा से एज ए कंट्री ऐसे यूज़ किया कि दिस इज़ एन वन इन्वेस्टमेंट रादर देन कि हम इसको मुल्क के मफाद के लिए ज़्यादा यूज़ करते। मैं किसी इंडिविजुअल या किसी इदारे को ये नहीं कहता, बट डॉलर इज़ वन सोर्स बट वी यूज़ इट एज ए इन्वेस्टमेंट, तो नो इशू। बट अगर हमने इसको किया भी तो हमें इसको ये समझना चाहिए कि डॉलर जो सा है उसकी अवेलेबिलिटी किसी भी मुल्क में होना इंतहाई ज़रूरी है। हम जो जिस तरह हमने बात की कि जिस रजीम में हम हैं और जिस थर्ड वर्ल्ड कंट्री के अंदर हम रहते हैं एज ए नेशन, वहाँ पे आप इम्पोर्ट बेस्ड कंट्री हैं। आपकी जितनी भी इम्पोर्ट को हम यूँ कह लें तो यूँ कहा जा सकता है कि मेरे घर के अखराजात, तो मेरी इंपोर्ट बहुत ज़्यादा है और मेरी अर्निंग्स बहुत कम है। माई टेक होम इज़ फार लेस देन माई एक्सपेंसेस। सो ऑब्वियसली मैं कभी किसी से उधार पकड़ूंगा, कभी अपनी किसी का उधार नहीं दूंगा, उसको मिसकमिटमेंट करूंगा, किसी महीने तीसरे बंदे से पकड़ूंगा, तो ऑब्वियसली एट द एंड ऑफ द डे मेरी जो पर्सनल बैलेंस शीट है वो आपको नेगेटिव ही जाती या नेगेटिव में ही नजर आएगी। और उसका इम्पैक्ट ना सिर्फ मुझे माइनस में आएगा, मुझे रेपुटेशनल लॉस भी होगा। आज एक दोस्त बोलेगा कि इसको पैसे नहीं देने, कल दूसरा बोलेगा इसको नहीं देने। तो एग्जैक्टली पाकिस्तान के साथ ओवर द लास्ट 70-75 ईयर्स यही हुआ कि हमने अपनी डिमांड बहुत बढ़ा ली और हमारी सप्लाई यानी हमारी एक्सपोर्ट किसी भी चीज़ की इंक्रीज़ नहीं हो चुकी। रादर दैन दैट कि वी आर रिच इन एग्री, शुगर से लेके, राइस से लेके, मैंगो से लेके, सिट्रस से लेके, वी आर नोन इन द वर्ल्ड। फिर मैन्युफैक्चरिंग साइड पे चल जाएं, माइनिंग्स में अल्लाह ताला ने हमें एज ए नेशन बहुत कुछ दिया। अगर हम अपने बलूचिस्तान या KPK के एरियाज़ में जाएं, चाहे हम लोग मिनरल्स की बात करें, वी हैव दुनिया के अच्छे से अच्छा पत्थर आपके पास है जिसकी एक्सपोर्ट हो सकती है। बट एज ए नेशन जो सा है वो हम लोग किसी ना किसी तरह से इसको उस तरह से फ्लरिश नहीं कर सके जो करना चाहिए था। तो उसकी वजह से हमें हमेशा चैलेंज रहता है कि हमारे पास डॉलर की अवेलेबिलिटी कम रहती है और सप्लाई बहुत ज़्यादा है, क्योंकि हमने अपनी इंपोर्ट पेमेंट्स करनी है या हमने अपनी लोन पेमेंट्स करनी है। सो अगर आप मेरे से एट द मोमेंट पूछे तो पर्सनली आई बिलीव दैट कि डॉलर को पिछले कोई 6 महीने साल से हमने एक नंबर पे आके लॉक किया है। दैट इज फॉर मी इज अ फैब्रिकेटेड नंबर कि जो 270 275 से 285 280 तक हमने उसको रोका हुआ है। दिस इज नॉट अ रियल नंबर एज पर दी डिमांड ऑफ द डॉलर, या जितनी हमारी रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से वो नहीं है। तो अगर आप इसको रियल सेंस में समझते हैं तो जो ट्रेड गुरुज का ख्याल है कि कम से कम जिस नंबर्स पे हैं इस पर 10% डाल लें तो ये 305 310 का ज़रूर है। और फंडामेंटली भी अगर हम देखें अपनी इन्फ्लेशन को, अपने रिजर्व्स को और अपने लोन्स को और अपने अदर फैक्टर्स को, तो जो नज़र आता है ये डॉलर अगर हम लोग इसको फ्री फ्लोट करें तो इट मस्ट बी अराउंड 305 310। लेकिन हमने 278 पे इसको रोका हुआ है जस्ट फॉर दी आप कह लें पॉलिटिकल अपलिफ्ट, या वी वांट टू शो कि यार इकोनॉमी बेहतर है, स्टेबल है, आर्टिफिशियल नहीं है। तो यही लाइक दैट दिस इज हैपनिंग इन अ स्टॉक मार्केट।
कौन सा सेक्टर है अदर देन हाई डिस्काउंट रेट रजीम की वजह से बैंकिंग सेक्टर को अगर हम साइड पे कर दें, कौन सा सेक्टर है आपका इस टाइम जिस इंडस्ट्री को इस टाइम बहुत बूम में है या इंडस्ट्री बहुत ज़्यादा प्रॉफिटेबिलिटी अर्न कर रही है, एक्सेप्ट वेरी फ्यू। लेकिन अगर आप देखें तो स्टॉक मार्केट इज टचिंग द मतलब 75 सारे रिकॉर्ड्स अभी इस साल के अंदर तो मोर देन 80,000 चले गए। या दे broken every record and fundamentally हाउ दिस इज हैपनिंग अराउंड के जबकि डॉलर की जो मेन हमारी करेंसी है उसी को हमने आर्टिफिशियली लॉक किया हुआ है, एंड उसके ऑन द फ्लिप साइड उसका भी अपना एक लॉस है जिसको ब्लीडिंग कहीं ना कहीं तो होती जाहिर है, ऐसा तो नहीं है कि हमने इसको यहाँ कर दिया तो दूसरी साइड से लॉस नहीं हो सकता, अपोजिट साइड या दूसरी साइड से ब्लीडिंग हो जाती है। स्टॉक मार्केट की जो कंडीशन है ये किस तरह से इतना बूम कर रही है, इसके अंदर इन्वेस्टमेंट कहाँ से आ रही है, ये कैसे हो रहा है? देखिए जो स्टॉक मार्केट है ना उसको समझना एक पूरा एक गमिक्स गेम है। जब आप स्टॉक मार्केट की बात करते हैं तो कुछ सेक्टर्स को मतलब प्लान करके उठाया जाता है और कुछ सेक्टर्स आपको लगता है कि दोज आर फ्लरिशिंग, जो ओवरऑल आपकी इकोनॉमी को रिफ्लेक्ट तो नहीं करते और ना कर सकते हैं। और फिर उसको डिमांड एंड सप्लाई की गेम करके कि कुछ आपके स्टॉक्स को कुछ जो मार्केट प्लेयर्स हैं वो उसको पिच करते हैं, उसको उठाते हैं, वो ऊपर जाते हैं। और अगर आप इसको रियल सेंस में अगर देखें कि स्टॉक मार्केट के अंदर जो आपकी लिस्टेड कंपनीज हैं आप उसके शेयर्स लें, आई एम डूइंग समटाइम्स, आप भी शायद कभी करते होंगे, तो आपने 10 शेयर्स अगर उठाए हुए हैं तो प्रैक्टिकली जाके आप देखते हैं तो 7 से 8 जोन से हैं वो लॉस में खड़े हैं और 2 से 3 जोन से हैं वो आपके ब्रेक इवन पे हैं या कोई 5-10% 20% डाल गए हैं। तो द क्वेश्चन इज़ दैट कि अगर हम लोग जब उन सेक्टर्स में या उन कंपनीज़ को देखते हैं तो वहाँ प्रॉफिटेबिलिटी इनफैक्ट उनकी बैलेंस शीट में बहुत हेफ्टी नज़र नहीं आ रही। लेकिन स्टॉक मार्केट जोन सी है, जैसे आपने भी खुद कहा कि मैक्सिमम रिकॉर्ड्स उसने इसी साल तोड़े हैं, तो वो कोई आपको जो आपकी जो ग्राउंड्स रियलिटीज़ हैं या जो आपकी सेक्टर्स के अंदर उनके रिजल्ट्स हैं या उनकी अर्निंग पर शेयर है उसमें बहुत ज़्यादा नज़र नहीं आ रहा। तो ये कुछ जो आपके मार्केट प्लेयर्स हैं वो इसको आर्टिफिशियली स्टैंड करते हैं और वो फिर आपको थोड़ी सी उसके अंदर बूमिंग नज़र आ रही होती है फॉर द टाइम बिंग। लेकिन ये जब भी करेक्शन मारे, क्योंकि स्टॉक मार्केट में जो बड़ा रिस्क होता है किसी भी इन्वेस्टर का कि एक दिन उसने करेक्शन करनी है, जिस दिन वो करेक्शन करेगा तो वो फिर आपको पता है बड़े बड़े फिर वो लॉस का बड़ा रिकॉर्ड बना देगा। जो गुरुज हैं वो जो उनसे स्पेकुलेशन की वजह से या दे आर एक्सपेक्टिंग कि आज 70,000 की हो गई है मार्केट इंडेक्स, कल 80,000 पे हो जाएगा, वो एकदम फिर 50,000 पे या 60,000 पे जब आएगा वो बैलून किसी ना किसी दिन तो टूटेगा। इफ यू रिमेंबर सेम वाज हैपेंड विद द रियल स्टेट इंडस्ट्री। अगर हम 4-5 साल पहले जाएं तो बहुत सारे लोगों ने या 5-6 साल पहले जाए रियल स्टेट में गए, यही बलून इफेक्ट था उसके अंदर भी, और एकदम शूट कर गई थी मार्केट, प्राइसेस जो है वो अनकंट्रोलेबल थी, प्रॉपर्टी आउट ऑफ रीच हो गई थी, सिवाय इन्वेस्टर्स के किसी के मतलब रीच में नहीं थी। एंड अगेन टाइम कम्स एंड जो है वो लेस देन 50% प्राइसेस चले गई। बिल्कुल, और ये वही हालात इधर भी एक्सपेक्ट होने वाले हैं। उस वक्त भी ये समझ में नहीं आती थी कि इतनी डिमांड आई कहाँ से। ठीक है, एक स्टेट बैंक की स्कीम ज़रूर थी, मेरा घर मेरा पाकिस्तान, लेकिन वो एक पॉइंट अक्सर जहन में आता था, दैट वाज अ गुड स्कीम इन कोविड डेज एंड अर्लियर कोविड डेज। लेकिन द पॉइंट इज़ दैट वो बड़े स्मॉल हाउसेस थे, वो छोटे घर थे जो हमारे ऐसा तबका ले रहा था जो इन्वेस्टमेंट का एरिया नहीं था, इन्वेस्टमेंट का एरिया। यू आर वेरी राइट। तो हाउ रियल स्टेट इज मतलब टचिंग द रूफ, तो वो समझ नहीं आ रहा था। तो वही हुआ कि वो बलून जिस दिन डिस्ट्रॉय हुआ तो बहुत से जो आपके इन्वेस्टर्स थे दे आर स्टिल स्टक इन दैट मार्केट। तो यही स्टॉक मार्केट, क्योंकि देखिए कोई भी चीज़ अगर फंडामेंटल से हट के खड़ी होती है ना, एक दिन उसने ऐसी करेक्शन मारनी होती है कि जिसके अंदर वो सारे लोग जो स्पेकुलेशन में उसमें इन हुए होते हैं उनको उससे बाहर निकलना मुश्किल हो जाता है। जब हम बैंकिंग की बात करें और हम रेमिटेंसेस की बात ना करें, ऐसा तो हो नहीं सकता। एंड करंटली पाकिस्तान की आईटी सेक्टर जो है वो एक प्रॉमिसिंग सेक्टर है, यू नो, एक अच्छा खासा हमारा रेमिटेंस का बड़ा सेगमेंट जो है वो आईटी सेक्टर से आ रहा है, आईटी सर्विसेज के एक्सपोर्ट से आ रहा है। तो व्हेन इट कम्स टू रेमिटेंसेस, द फॉरेन रेमिटेंसेस, तो हमारा बैंकिंग सिस्टम क्यों इतना कमज़ोर है या क्यों इतना उसके इतने अच्छे फुटप्रिंट्स बल्कि मैं कहूँगा नहीं है कि हमें या तो कभी पेपैल की डिपेंडेंसी की ज़रूरत पड़ती है या कभी हमें छोटे मोटे पेमेंट गेटवेज जो है वो हमारी डिपेंडेंसी बन जाती है। हमारा अपना इतना बड़ा स्ट्रॉन्ग बैंकिंग सेक्टर है, वो रेमिटेंसेस को किस तरह फैसिलिटेट कर सकता है और अभी तक कर रहा है? अभी हमने जितनी बातें की वो सारी जैद साहब इसी से लिंक थी।
जो आपका जैद सवाल था रिगार्डिंग दैट कि हम एक्सपोर्ट हमारी नहीं बढ़ सकी, हमारे रिजर्व्स के चैलेंजेस हैं, तो ये एक ऐसा सेक्टर है मुझे जो ओवर द ईयर्स लगा जिसको हमने बहुत जो सा है वो निगलेक्ट किया। लेकिन हम ये ज़रूर कहूँगा कि पिछले 2-3 साल में या साल 1.5 साल में स्टेट बैंक ने और जो हमारे IT मिनिस्टर्स थे उन्होंने ओवर द ईयर्स कुछ देर आए दुरुस्त आए वाली बात मुझे समहाउ फील होती है, इवन देन कि आई फील कि हम बहुत लेट कर गए। या रीसेंट चैलेंज जो भी आपको पता है कि जो आपका फायरवॉल वाला आया उससे बड़ा एक इम्पैक्ट आया, आप उसको कहें जी वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्किंग की वजह से हुआ, या आपने कोई अपनी कुछ चीज़ें छुपानी थी, या आपने पॉलिटिकल अपना कोई स्टंट दिखाना था, तो वो एक और है। लेकिन उससे बच्चों को बहुत नुकसान हुआ। ये दोबारा जो एक बूम बना था, मुझे पिछले 1-1.5 महीने से जो न्यूज़ आ रही है वायल इस कारोबार से मैं बहुत मुंसलिक रहा अपने बैंक में भी, और हमने पैफला के साथ मिलके, हमने स्टेट बैंक के साथ मिलके उनकी गाइडेंस में बहुत कुछ किया हुआ द लास्ट 1 ईयर एंड ईयर। अपने बैंक के चैनल से हमने पहला कार्ड, हमने जो FCY कार्ड है हमने लॉन्च किया, तो उसमें हमें बहुत ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग ये हुई कि जो बच्चे एक दफ़ा फिर किसी पेस में आए थे 1-1.5 महीने से, मुझे फिर लगता है कि वो थोड़ा डाउन हो गया, क्योंकि ये कारोबार ऐसा होता है कि आप व्हाट्सएप पे अपने प्रिंसिपल को या अपने कंपनी को जवाब ना दें तो वो कारोबार मेरे से उठा के जैद को दे देंगे, ऐसे ही है। और उनके लिए ये ज़रूरी है कि हमने पाकिस्तान से ही करना है, वो दे आर ओपन विद इंडिया, दे आर ओपन विद चाइना, एंड जिन मुल्कों के अंदर है वो कहीं भी जा सकते हैं। तो वो एक हमारे बच्चों को चैलेंजेस आ रहा है, और ये बच्चे आपको पता है कि डिफरेंट किस्म की सर्विसेज दे रहे हैं, वेब डिज़ाइनिंग कर रहे हैं, कंटेंट राइटिंग है, मशीन लर्निंग है, आपकी कोचिंग है, आपके डाटा एनालिसिस में काम कर रहे हैं, डिजिटल मार्केटिंग से बच्चे बहुत अर्न कर रहे हैं, ई-कॉमर्स में बहुत कुछ हो रहा है। जो भी आप ट्रेड की बात कर रहे थे उसमें ई-कॉमर्स में ये हमारे यंग बच्चे बहुत काम कर रहे हैं। उसके लिए भी आपको इंटरनेट चाहिए, उसके लिए भी आपको इंटरनेट की अच्छी स्पीड चाहिए। सो ऑल दोज पॉइंट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट कि हम ये समझें कि अगर हमने इस कारोबार को, जो किसी भी कंट्री की बैकबोन हो सकती है, और हम ऐसा मुल्क जिसकी 60% आबादी यंगस्टर्स की है, ऑलमोस्ट हमारी 60% आबादी जो उनसे वो 15 से 35 साल के यंगस्टर्स की है, और हमारे पास IT कंपनीज रजिस्टर्ड 20,000 और नॉन रजिस्टर्ड जो PSEB से नहीं है वो 50,000 के करीब हैं, और कॉल सेंटर्स हैं। तो उसके अंदर स्टेट बैंक ने कुछ अच्छी चीज़ें की कि एक सॉफ्टवेयर हाउस के लिए कुछ आसानियाँ कर दी, IT कंपनी के लिए आसानियाँ कर दी, फ्रीलांसर्स के लिए कर दी, कि पहले वो क्या करते थे कि वो जो डॉलर्स उनके बाहर से आ रहे थे, क्योंकि हमारे पास पेपाल, फीवर कुछ ऑप्शंस थी, पेपाल आउट हो गया, तो एक बहुत ऐसा आपका चैनल या आपका ऐसा पेमेंट सोल्यूशन जो पाकिस्तान में अवेलेबल नहीं है। तो उसके बाद उन्होंने इजाज़त ये दी कि जो बाहर किस डिफरेंट किस्म के वॉलेट्स के अंदर ये बच्चे पैसे रख लेते थे, तो उन्होंने ये किया कि उन्होंने इजाज़त दे दी कि आप बाहर से डॉलर मंगवाएं तो उसका 50% आप रिटेन कर सकते हैं FCY अकाउंट्स के अंदर। इस्लामिक बैंकिंग एंड द कन्वेंशनल बैंकिंग, पाकिस्तान के अंदर इस्लामिक बैंकिंग का एक बहुत बड़ा एक ट्रैक चल गया है, एक प्रॉपर सिस्टम काम करने लग गया है, और इस्लामिक बैंकिंग की ब्रांच, बल्कि प्योरली इस्लामिक बैंकिंग भी खुलने लग गई अब तो हाउ कन्वेंशनल बैंकिंग एंड इस्लामिक बैंकिंग इज़ लाइक गोना बी कॉन्ट्राडिक्शन, ऐसा कोई होने लगा है, या इसमें किस तरह इस्लामिक बैंकिंग जो है वो कन्वेंशनल के बैंकिंग के सेक्टर को या उसके शेयर को कब कैप्चर करे जा रहा है? रिसेंटली जब एक डिफरेंट स्टैटिस्टिक्स हमारे पास नज़र आता है तो इस्लामिक बैंकिंग का जो शेयर है वो माशाल्लाह 25% ऑफ द इंडस्ट्री ऑलमोस्ट बढ़ता जा रहा है। इंडस्ट्री का 2%, 4%, 6% से चलते चलते ऑलमोस्ट कोई 25% शेयर जो सा है वो बैंकिंग सेक्टर का इस्लामिक बैंक शेयर कर रहा है। और अपने व्यूज़ की नॉलेज के लिए कि 2028 तक स्टेट बैंक ने तमाम बैंक्स को बोला है कि अपनी तमाम बैंकिंग इंडस्ट्री, आपको पता है कि कोर्ट के डिसीजंस के बाद कि आपने तमाम इंडस्ट्री को इस्लामिक बैंकिंग में कन्वर्ट करना है टिल 2028। तो जितने भी कन्वेंशनल, ओवरऑल कन्वेंशनल विल बी कन्वर्टेड इनटू इस्लामिक, कन्वेंशनल विल बी नो एग्जिस्टेंस, मतलब इट्स लाइक टाइम। अभी तक एक डिसीजन तो ये है, इतना आसान शायद ना हो, क्योंकि जब आप पूरी ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे तो शायद डिपॉजिट साइड पे आप कर सकें, लेकिन जो फाइनेंसिंग हुई हुई है उसको इस्लामिक मोड पे लाना जरा थोड़ा सा, उसको शरिया कंप्लाइंट करना, शरिया के लॉस पे लाना जरा थोड़ा सा, और फिर वो इंटरेस्ट बेस्ड मॉडल्स पे चल रही हैं उनको इस्लामिक मॉडल्स पे लाना, बैक पे ये इंश्योर करना, क्योंकि यू नो दैट कि इस्लामिक बैंकिंग, जो आपका सवाल भी था, इस्लामिक बैंकिंग इज बेसिकली एसेट बैक बैंकिंग, जिसकी बैक पे कोई ना कोई कमोडिटी एग्जिस्ट करती है। दिस इज़ अ पार्टिसिपेटरी मॉडल, जिसके अंदर आप किसी ना किसी इक्विटी मॉडल पे चले जाते हैं, जिसके अंदर मैं और आप किसी पार्टनरशिप पे या मैं और आप किसी शराकत के मॉडल पे चले जाते हैं। इस्लामिक बैंकिंग इज़ अ रेंटल बेस्ड, कि हम कोई ना कोई चीज़ किसी को रेंट पे दे के उस पर अपना रेंटल हलाल नफ़ा लेते हैं। तो जब भी हम इस्लामिक बैंकिंग की बात करते हैं तो दिस इज़ बेसिकली इन्वॉल्विंग इनटू द ट्रेड,
जो तीनों चीज़ें मैंने आपसे बात की जी हाँ, जी कि हाँ। या तो आप एसेट बैक कर रहे हैं, या तो आप रेंटल बेस कर रहे हैं, या तो आप किसी पार्टिसिपेटरी मोड पे जा रहे हैं। तो इन तीनों या जिसके अंदर बहुत सारी प्रोडक्ट्स हैं, अगर हम इधर गुफ्तगू करेंगे तो इस्लामिक बैंकिंग में ओवर द ईयर्स बहुत रिसर्च हुई और पाकिस्तान के उलमा ने इसमें बहुत काम किया, और जो शरिया बोर्ड्स हैं, ऑलमोस्ट हर बैंक के अंदर शरिया बोर्ड्स हैं, बहुत सी प्रोडक्ट्स हैं, और अब शायद ही आपको कोई ऐसी प्रोडक्ट मार्केट के अंदर जो कन्वेंशनल बैंक ओवर द ईयर्स और पूरी दुनिया में दे रहे हैं आपको इस्लामिक बैंकिंग में ना मिलती हूँ। ऑब्वियसली दिस इज़ अ कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड बैंकिंग, जिसके अंदर प्रॉफिट और लॉस की शेयरिंग का ख्याल करना और इस चीज़ का ख्याल करना कि नफ़ा आपका या आपका इंटरेस्ट जो है वो फिक्स ना हो जाए, तो उसमें बड़ी बारीकी से काम करना पड़ता है। तो इस्लामिक बैंकिंग इस टाइम अल्हम्दुलिल्लाह फुल बकेट इज़ अवेलेबल फॉर ऑल द इंडस्ट्री, और इस्लामिक बैंकिंग का नंबर भी बहुत ग्रो कर रहा है। और एक जो मेजर चीज़ इसके इंक्रीज़ की है जो मुझे लगती है कि लोगों का माइंड सेट, लोगों को ये यकीन हुआ कि ये बैंकिंग जो सी है बहुत तरह से और मुकम्मल तौर पे शरिया कंप्लाइंट है, तो लोगों का टिल्ट जो है वो इस्लामिक बैंकिंग की तरफ इंक्रीज़ हुआ। ठीक है, हम एक मेजरली इस्लामिक नेशन है जहाँ पे मुसलमान मेजॉरिटी में पाए जाते हैं, तो दिस इज़ वन ऑफ रीज़न है। लेकिन इवन देन ये कॉन्सेप्ट इतना क्लियर नहीं था, लेकिन पिछले कुछ सालों में ये इंक्रीज़ भी हुआ, और इस्लामिक बैंकिंग में जो मल्टीपल प्रोडक्ट्स हैं वो बै से लेके मुराबा, इजारा, इस्तिस्ना, तिजारा, जो किसी इंडस्ट्रियल को अगर अपनी कोई फैक्ट्री की के अंदर वर्किंग कैपिटल की ज़रूरत है, या किसी को अपना घर ख़रीदना है, या किसी को अपनी गाड़ी ख़रीदनी है, या किसी एक्सपोर्टर को अपना माल तैयार करने के लिए बैंक से पैसे चाहिए और उसने तैयार करके वॉलमार्ट को, ज़ारा को, H&M को या दुनिया के किसी बड़े ब्रांड को कोई अपने बायर को माल देना है, तो हर तरह की फैसिलिटी इस्लामिक बैंकिंग में शरिया कंप्लाइंट मॉडल्स पे अवेलेबल है, जिसके अंदर आपका जो सा है वो पार्टिसिपेटरी मॉड भी है जिसकी हमने बात की, जिसके अंदर ऑनरशिप को लेना, और फिर इस्लामिक बैंकिंग जब उसके रिस्क को टेक ऑन करती है, तो दिस इज़ द ब्यूटी ऑफ इस्लामिक बैंकिंग कि जब उसके अंदर कोई लॉस का फैक्टर आता है तो इस्लामिक बैंक उसके अंदर अपनी अपनी ऑनरशिप्स के मुताबिक उस रिस्क को बेयर भी करते हैं। तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि वी लर्न अबाउट इस्लामिक बैंकिंग, देन वी अंडरस्टैंड कि दीन में जो तिजारत की इजाज़त है और सूद की नहीं है, तो उस बारीकी से अगर हम इसको तिजारत को समझें, और ये जो लॉज हमारे शरिया कंप्लाइंट स्कॉलर्स ने दिए हैं क्योंकि बिलोंग्स टू दिस इंडस्ट्री ओवर द लास्ट 20 ईयर्स, सो आई अटेंडेड मल्टीपल ट्रांजैक्शन जिसमें डिस्प्यूट हुई, और इस्लामिक बैंकिंग ने उस लॉस को बीइंग ए ऑनर ऑफ दोज गुड्स उठाया, या किसी की गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ तो उस पर बैंक ने उस लॉस को बेयर किया अपने किटी में, रादर दैन के अपने कंज्यूमर से उसको किया। सो उसमें जब आप इन्वॉल्व होते हैं तो फिर ही होता है, और ये सब चीज़ें ओवर द 20 ईयर्स इवॉल्व हुई, और जो कंज्यूमर है उसको समझ आई कि इस्लामिक बैंक जो सा है तजारत में नफ़े में और नुकसान में भी साथ खड़ा होता है। होम रिमिटेंसेस जो हैं जिसमें लोग मुल्क से बाहर जाके सर्व करते हैं और यहाँ पे पैसा भेजते हैं, तो यहाँ पे एक मनी लॉन्ड्रिंग का बड़ा स्पेस आ जाता है, राइट। उस स्पेस को, मनी लॉन्ड्रिंग को किस तरह से डिस्करेज मैं समझता हूँ आज करना ज़रूरी है कि लीगल चैनल्स को हाईलाइट करें, इनकरेज करें, और कौन से इलीगल चैनल्स हैं, किस तरह से इलीगल चैनल्स इस्तेमाल हो रहे हैं, उनको डिस्करेज करें। इस चीज़ को समझना एज ए पाकिस्तानी हमारे लिए बहुत ज़रूरी है कि हम इंश्योर करें कि हमारे जितने भी बैंकिंग एज ए पाकिस्तानी है, मैं दोबारा करूँ, एज ए पाकिस्तानी इसको समझना इंतहाई ज़रूरी है। जी हाँ, बिल्कुल। और बीइंग ए पैट्रियाटिक एंड बीइंग ए कंट्री मैन, चाहे वो किसी भी मुल्क के कोने में रहता हो, उसके लिए बड़ा ज़रूरी है इसको समझना, क्योंकि हम दुनिया के चौथे पाँचवें मुल्क हैं जहाँ पे आपकी वर्कर रेमिटेंस बहुत ज़्यादा आती है। इंडिया, मैक्सिको, फ़िलिपीन, चाइना, उसके बाद पाकिस्तान आता है। लेकिन हमारा अलमिया यह है कि बहुत सारा हमारा जो वर्कर रेमिटेंस आती है वो इल्लीगल चैनल से, जिसको हम हुंडी हवाला कहते हैं, कि जो इल्लीगल चैनल्स हैं कि आप फिजिकली डॉलर अपने मुल्क में नहीं भेजते, यू गिव मनी समवन लाइक हवलदार इन दुबई, UK, USA, एनीवन सेंडिंग देयर फंड्स टू देयर फैमिली फॉर एनी इन्वेस्टमेंट पर्पस, वो उसको देता है, पाकिस्तान में आपको पैसे मिल जाते हैं। तो फिजिकल डॉलर उस कंट्री में नहीं आ रहे होते। तो उसके लिए पूरी दुनिया का चैलेंज है, हम ये नहीं कह सकते ये सिर्फ पाकिस्तान में है, इंडिया आल्सो फेसिंग दिस इश्यूज। तो उन इश्यूज को ख़त्म करने के लिए गवर्नमेंट जोन सी हैं, कुछ कैच देती हैं, कुछ बेनिफिट्स देती हैं सेंडर को भी और पाकिस्तान में बेनिफिशरीज को भी। तो ओवर द ईयर्स स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने पाकिस्तान रेमिटेंस इनिशिएटिव के नाम से, सोनी धरती के नाम से कुछ प्रोडक्ट्स लॉन्च की, इससे इसमें लीगल चैनल से डॉलर्स का आना थोड़ा इंक्रीज हुआ। बट रोशन पाकिस्तान डिजिटल अकाउंट भी उसी का एक जी बिल्कुल
बिल्कुल। project आरडी है, right? अकाउंट भी बिल्कुल ऐसे ही था जो आपका आज से 5-6 साल पहले आया था, और उसमें बहुत ही हेफ्टी अमाउंट, सब्सटेंशियल अमाउंट्स मुल्क के अंदर आई हैं, Transact हुआ है। हुई। उसमें लोगों के ने अपने घर भी खरीदे, उनको डिफरेंट बेनिफिट्स भी उसके अंदर दिए गए। यू आर वेरी राइट, आरडी इज ऑल्सो वन ऑफ द स्कीम विच फॉल अंडर द स्टेट बैंक दिस प्रोसेस। सो इसमें लोगों को ये एक ऐसी चीज़ है जिसको मैं और आप या कोई भी इदारा, कोई लॉ इन्फोर्समेंट इदारा आसानी से पकड़ नहीं सकता। तो इसमें हमें एज ए नेशन मैन अपनी जिम्मेदारी, व्हेन एवर आई ट्रेवल कपल ऑफ टाइम्स फॉर द पीआर एंड होम रेमिटेंस इन दोज कंट्रीज, तो वहाँ हम जब लोगों से मिले, वेटर से मिले, वर्कर्स से मिले या किसी एग्जेक्टिव से भी मिले, तो उनका ख्याल ये होता है कि भाई हम जब इससे भेजते हैं तो जल्दी मिल जाते हैं, या इससे भेजते हैं तो डॉलर का रेट हमें ज़्यादा मिल जाता है कि मेरे घर वालों को जो 2 लाख मिलने हैं वो 2,06,000 मिल जाते हैं। सो इसके लिए गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान या स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने डिफरेंट कोशिशें की हैं कि हम लोग कुछ उनको बेनिफिट्स दे दें, हम रिबेट्स दे दें, हम कुछ गिफ्ट्स दे दें जो सेंडर है उसको, जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी है, और जो उसका बेनिफिशरी पाकिस्तान में है, माँ है, बीवी है, भाई है, उसको कुछ बेनिफिट्स दे दें। बैंकों ने काफ़ी ज़्यादा उनको इसके अंदर जो उनसे रिवॉर्ड किया है, बाइक्स दी हैं, गाड़ियाँ दी हैं। हमारे बैंक ने भी माशाल्लाह काफ़ी ऐसे रिवॉर्ड्स अपने कस्टमर्स को, हमने काफ़ी कंपेन्स लेकर आए। इसी तरह जो सेंडर है उसको गवर्नमेंट जो उनसी है वो अपने लेवल पे एक ऐसा पाकिस्तानी जो बाहर बैठ के बहुत अच्छी अमाउंट के डॉलर्स भेजता है, उनको भी डिफरेंट तरह से रिवॉर्ड कर रहे हैं कि उनको कोई पाकिस्तान में बेनिफिट्स हो जाएं, टैक्स के या कस्टम में कोई उनको रिबेट्स मिल जाएं, और वो गवर्नमेंट ने दिए भी हैं। और उसमें कोई लॉटरी और कई और ब्रेनस्टॉर्मिंग स्टेट बैंक अपने लेवल्स पे हम बैंक्स को बुला के भी कर रहे हैं कि कैसे हम लीगल चैनल पे लोगों को लाने के लिए कैसे लोगों को फर्दर हम रिवॉर्ड करें। और जहाँ तक आप बात कर रहे हैं कि इलीगल चैनल का जो चैलेंज है वो कंट्री को ट्रेड बेस्ड मनी लॉन्ड्रिंग की सूरत में भी है, और उसमें भी ऐसा ही है कि हम इंश्योर करें एज ए कंट्री मैन कि हम अपने जो भी जैसे हमने बात की थी आईटीओ फ्रीलांस में कि बच्चे वॉलेट्स के अंदर पैसे रख देते हैं, वो पैसा जो मुल्क में आना है नहीं आता, और मुल्क उस रिजर्व का या उस नंबर का बेनिफिट नहीं होता। हमें कोई वक्ती तौर पे कोई 2-3 रुपए का, 1-2 रुपए का लॉस हो सकता है, लेकिन एज ए नेशन मैन, और कल को स्टेट बैंक भी इस रजीम को ख़त्म करने के लिए, इन एक्टिविटीज़ को जो सा है वो डिस्करेज करने के लिए लोगों को पेनलाइज भी कर रही है और लॉ में कुछ सख्त चीज़ें भी ला रही है। तो आई रिक्वेस्ट एवरीवन, आपके फोरम से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि हम चाहे फॉरेन रेमिटेंस है, होम रेमिटेंस है या ट्रेड है, या कोई भी चीज़ अगर हम बाहर से अपने मुल्क के अंदर डॉलर्स को ला सकते हैं, तो उसके अंदर जो इलीगल चैनल्स हैं या ट्रेड बेस्ड मनी लॉन्ड्रिंग है जिसके अंदर हम प्राइसेस को कम कर देते हैं, मुल्क से चीज़ $1,00,000 की जाती है, पैसे $60,000 आते हैं या 70,000 आते हैं, तो उन सब चीज़ों को हम जितना रिड्यूस कर सकें वो कम करें, ताकि कल को गवर्नमेंट जो मल्टीपल बेनिफिट्स देने वाली है उससे भी फ़ायदा उठा सकें, और किसी भी ऐसे क्योंकि दिस इज़ बेसिकली एक जुर्म है, तो हम किसी ऐसे चीज़ का हिस्सेदार ना बनेंगे कल को हम या हमारी फैमिलीज़ उसके अंदर कोई अफेक्टेड हो सके। सऊद साहब, थैंक यू वेरी मच। हमने ऑलमोस्ट सारी इंडस्ट्री की चीज़ें कवर कर ली, इस्लामिक बैंकिंग कवर कर लिया, इकोनॉमिक ट्रेड कवर कर लिया, कन्वेंशनल बैंकिंग, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग, एंड जितनी भी आपकी एक्सपर्टीज़ एरियाज़ हैं आपने माशाल्लाह बहुत अच्छे से कवर कर लिया। हमने फॉरेन रेमिटेंसेस भी कवर कर लिया। अब रह जाता है होम रेमिटेंसेस। एज एन इंडस्ट्री एक्सपर्ट, एज एन सेक्टर एक्सपर्ट, आई वांट यू टू हाईलाइट के होम रेमिटेंस जिसमें हमारे लोग अपने डोमेस्टिक इनकम यहाँ पे भेजते हैं, इसमें मनी लॉन्ड्रिंग का एक स्पेस रह जाता है और वो हमेशा से इलीगल चैनल के तौर पे यूज़ होता है और करते हैं। सो गाइड द पीपल कि इससे कैसे बचा जाए और इसको राइटली कैसे यूज़ किया जाए और मनी लॉन्ड्रिंग का अपने ऊपर ना आए वो कोई। बहुत अच्छा सवाल। वैसे आप ना करते तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता है कि सवाल जरूर करें ज़ैद साहब, बिकॉज के हमने जो भी बातें की, पर्पस मेरा और आपके बैठने का यही था कि हम अपने एक्सपर्टीज़ से लोगों को गाइड कर सकें विद इन आवर हम्बल कैपेसिटी। सो इस टाइम ये बड़ा समझने की ज़रूरत है एज ए नेशन, जहाँ हमने बहुत से चैलेंजेस की बात मैंने और आपने अभी की, आपकी मैं और पॉडकास्ट भी माशाल्लाह देखता रहता हूँ, आप ऐसे टॉपिक्स ही ढूंढ के लाते हैं जिसके अंदर हमारे लोगों को, यंगस्टर्स को, वैसे तो आप खुद भी यंग हैं माशाल्लाह, तो यंगस्टर्स को सिखाते और बताते रहें। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि हम इसको अब जानें और समझें कि हमें अपनी कोई नेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी निभानी है। मैं आज कुछ भी हूँ तो अल्लाह ताला के बाद इस कंट्री की वजह से भी हूँ, और जब हम घर में भी होते हैं तो घर में भी कुछ चैलेंजेस होते हैं। तो इस टाइम इस मुल्क पे ना एक डॉलर का बहुत बड़ा चैलेंज है, क्रंच है, जैसे आपने बीच में भी बात की थी कि उससे फिर आपकी पॉलिसीज़ भी ख़राब होती हैं।
फिर वर्ल्ड बैंक भी इन्वॉल्व होता है कि यार आप इंपोर्ट को कैसे रोक सकते हैं, लेकिन क्या करें, हमारे पास डॉलर ही नहीं है, तो हम कैसे इंपोर्ट्स को ना रोकें या एम्बार्गो ना लगाएं। तो वो सब चैलेंजेस मुल्क को, फिर IMF के मल्टीपल चैलेंजेस हैं, चाहे वो टैक्स की सूरत में हैं जो हमने अपने लोगों पे लगाने हैं, या चाहे हमने डॉलर्स लोगों के देने हैं, या हम इंपोर्ट एक हद तक नहीं कर सकते, और डिफरेंट चैलेंजेस हम फेस कर रहे हैं। तो ये समझने की ज़रूरत है, चाहे वो ट्रेड के अंदर कोई इलीगल चैनल्स हैं जहाँ से हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं, चाहे हम लोग फॉरेन रेमिटेंसेस के अंदर रहते हुए IT और फ्रीलांसर्स के जो हमारे इंडस्ट्री है, या हमारे यंगस्टर्स हैं वो अपने डॉलर्स को, जो हमने पहले जिक्र किया, आधे मंगवा रहे हैं या उसकी कुछ परसेंटेज किसी इंटरनेशनल वॉलेट्स में रोक रहे हैं और मुल्क में डॉलर्स नहीं आ रहे। और नंबर 3 पे जो आपने जिक्र किया वर्कर रेमिटेंस का, इन तीनों को एज ए नेशन रिस्पॉन्सिबिलिटी, ऑलमोस्ट हमारे 8 से 10 मिलियन पाकिस्तानी हैं जो अब्रॉड रहते हैं। और ओवर द लास्ट 2 ईयर्स आपने भी देखा, मैं भी स्टैटिस्टिक्स रोज़ देखता हूँ, एक डिसअपॉइंटमेंट भी होती है, लेकिन इनफैक्ट नंबर बढ़ता जा रहा है। हर महीने कभी आता है जी 6 लाख लोग चले गए। आज की बात, आपकी बात इंटरप्ट करूंगा, आज ही ये मैंने स्टैट्स पढ़े कि 50,000 पासपोर्ट एवरी मंथ एप्लीकेशन आ रही हैं। अब सारे के सारे तो बाहर नहीं जा रहे, बट समहाउ 50,000 एक बड़ा नंबर बन गया। और योर ब्रेन्स आर डिप्लीटिंग फ्रॉम द कंट्री। यंगस्टर्स लाइक डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, IT इंजीनियर्स, आपके सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स, इस वक्त तो ये इस वक्त इसकी फीलिंग इतनी नहीं है, लेकिन फ्यूचर में जाके इसका बड़ा लॉस पाकिस्तान को पड़ेगा। ये एक स्ट्रेटेजिक लॉस है, लाइक लेबर लेवल पे, या आपके इवन आपके ब्लू कॉलर है या वाइट कॉलर है, लोग सभी लोग जा रहे हैं, सभी लोग जाने के लिए सोच रहे हैं। तो द पॉइंट इज दैट कि अगर वो जाते भी हैं और अगर चले जाते हैं, तो इन सबको, चाहे वो हमारी एक्सपोर्ट ऑफ ट्रेड है, चाहे वो हमारी IT और फ्रीलांसर्स है, चाहे हमारे होम रेमिटेंस है, तो आई रिक्वेस्ट एवरी वन ऑफ यू थ्रू योर चैनल बीइंग ए नेशनल ऑफ पाकिस्तानी कि हम सब लीगल चैनल्स यूज़ करें। इन लीगल चैनल्स में हमें चार्म ज़रूर नज़र आता है, हमें नज़र आता है कि शायद डॉलर की कीमत 1.5 रुपये 2 रुपये ज़्यादा मिल जाएगी, तो मेरे घर वालों को जहाँ 1 लाख रुपया मिलना है, शायद 1,03,000 रुपये मिल जाएं, 1,05,000 रुपये मिल जाएं। इसी तरह हमें ऐसा लगता है कि वो पैसे शायद जल्दी पहुंच जाएंगे। लेकिन आप जब भी किसी चैनल से, और ऐसे भी बहुत से वाक़यात हैं जिसमें लोगों ने लोगों को पैसे दिए लेकिन उनके घर वालों को नहीं मिले, हुंडी हवाला, 3,000 रुपया ज़्यादा लेने के लिए 1 लाख भी गया आपका। और आप पे अब स्टेट बैंक और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, ऐसे जितने भी लोग हैं जो इन इलीगल रस्तों से पैसे पहुँचा रहे हैं, दे आर गोइंग टू टेक सीरियस एक्शंस, और इन्होंने लिए भी हैं कुछ एक्शंस ऑलरेडी लोगों के खिलाफ। सो माय पॉइंट इज़ दैट बीइंग ए नेशन रिस्पॉन्सिबिलिटी, और अब बैंक्स बड़ा हेफ्टिली जो सा है इन टर्म्स ऑफ प्राइज मनी, लॉटरी, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान खुद बहुत कुछ कर रहा है कि ऐसे लोग जो बाहर बैठ के पैसे पाकिस्तान भेजते हैं, कंसीडर दैम, आप उनको जो सा है वो प्रायोरिटी में कंसीडर करें। इसी तरह आप उनको कुछ बेनिफिट्स दें, कुछ लॉटरीज दें, इनाम दें, बैंक्स भी दे रहे हैं, और बैंक्स ये भी कोशिश कर रहे हैं कि उनको बेहतरीन और बेस्ट रेट्स दें। तो आई रिक्वेस्ट एवरी वन ऑफ द पाकिस्तानीज हु आर अब्रॉड, हु आर डूइंग बिजनेस इन पाकिस्तान, कोशिश करें कि डॉलर अपने जो उनसे हैं, जितने भी डॉलर पाकिस्तान में आए वो लीगल चैनल से आए, ताकि मुल्क को भी इसका फ़ायदा हो, और आप भी इल्लीगल जो हुंडी हवाले के रास्ते हैं उनसे बच सकें, ताकि आप और आपके जो बिलव्ड्स पाकिस्तान में हैं उनको भी फ्यूचर में किसी चैलेंज का फेस ना करना पड़े। और मैं इस चीज़ को वाइल विटनेस विद सेंट्रल बैंक ऑफ पाकिस्तान डूइंग वेरी हार्ड ओवर दैट कि हम कैसे लोगों को बेनिफिट दे सकें जो ओवरसीज पाकिस्तानी हैं या उनके बेनिफिशरीज हैं, या इन बिटवीन जो हमारे टाई अप्स होते हैं, जो फंड्स ट्रांसफ़र करने वाली डिफरेंट हमारे पास एक्सचेंज कंपनीज हैं, उनको कैसे पास करें ताकि ये जो इलीगल का इतना बड़ा नंबर है वो हमारा किस तरह से कम हो। बिल्कुल। Thank you very much, Saud Shahid Saab. We have a very productive and fruitful discussion over multiple topics, and we will surely sit with another topic with you and gain your experience for another podcast. Thank you so much. Thank you very much for such a wonderful sitting, and I hope कि जो एफर्ट मैंने और आपने की है इससे हम जो आपके व्यूअर्स हैं उनको कोई फ़ायदा हुआ, इंशाल्लाह, और let's sit some other time as well, इंशाल्लाह. Thank you so much.